बताइए बैंकिंग में आपको क्यों हायर किया जाए, क्या ऐसी स्किल है कि जो बैंक में यूज होगी आपकी? ये माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? लाइबिलिटी साइड की फर्स्ट आइटम क्या होती है? Why capital is shown in liability side? It is our money. It should be our asset. Why it is shown as liability? What is the reason? ने बोला कि आप AI एडिटर है। ये सर। व्हाट इज जनरेटिव AI? जहाँ आपको कॉन्फिडेंस, जहाँ आपको लग रहा है कि आप सही नहीं हैं, उसको रिप्लाई मत कीजिए। कहीं कहीं आप ज़रूरत नहीं होती वो आंसर भी देते हैं। So may I come in? प्लीज कम। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीत, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. कैसे हैं प्रीत जी आप? Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए, कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। गुड, वेरी गुड। प्रीत जी अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए हमारे को, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, क्या आजकल कर रहे हैं, क्या स्टडीज़ किया आपने? So my name is Preet Shukla. I am from Pratapgarh, Uttar Pradesh. I have completed my graduation as Bachelor of Commerce from University of Allahabad. My graduation was completed on 2022. So since 2019, I am also working as a digital content writer. It's a part-time work. And since 2023, I am also working as a AI content editor. Sir, I don't have any specific hobby, but I have a keen interest in watching movies and TV shows. So recently, I watched a TV show named RBI Unlocked, which I liked the most. Good, good, good. Yes, sir. What's about your family? Sir, my father is a private job, is in private job. My mother is a housewife, and I have two younger brother and sister. Okay, what they are doing? So my brother and sister is studying, and Okay. as I already told you, my mother is a housewife and my father is a private job. Is in private job. Yes. Good, good, good. Now you have completed your BCom. After that, your digital. What you are doing in digital writing? सर what it's your role? सर ये कंटेंट राइटिंग का वर्क है। हम सर्च इंजन को किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वेबसाइट्स पे जाते हैं, उन वेबसाइट्स पे कंटेंट होता है। उन वेबसाइट्स ओनर के पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि वो उन कंटेंट को रिसर्च करें, उन्हें वहाँ पर फिल्टर करें, एनालाइज करें और उसके बाद उन्हें पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करें। तो वो कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं जो कि उनके बिहाफ पे चीज़ों को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और उनके पेज के लिए उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके कंटेंट राइटर को वो पैसे देते हैं। Okay. और वेबसाइट ओनर्स पे जो वेबसाइट्स पे ऐड आते हैं उनके वेबसाइट ओनर्स को पैसे मिलते हैं। और ये जो आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है AI कंटेंट एडिटर, इसमें क्या रहेगा सर आपका? इसमें ये है कि जब से AI इंट्रोड्यूस हुआ, जब से चैट GPT और बाकी सारे सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, तब से वेबसाइट्स पे AI जनरेटेड कंटेंट्स आने लगा। AI जनरेटेड कंटेंट्स बेसिकली AI के ही मॉडल जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि फॉल्स भी हो सकता है, उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को उठाते हैं और उन्हें ही वेबसाइट पे स्प्रेड करते हैं। इसकी वजह से एक डिमांड जनरेट हुई AI कंटेंट एडिटर की, जो AI कंटेंट को सर्च करे, उन्हें एनालाइज करे और उन्हें एक ह्यूमन रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करें, जिससे वो सर्च इंजन पे रैंक कर सके। यस सर। तो इस फील्ड में अच्छा ग्रो कर सकते हो। इंटरेस्टिंग लग रही है जो आप बता रहे हैं हमारे को ना फील्ड, इसमें अच्छा हमारे को फ्यूचर दिख रहा है। सर ये थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम काम किया तो मैं इसके ड्रॉबैक्स और पॉजिटिव्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाया। तो इसके कुछ ये ड्रॉबैक्स है कि अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कई बार काम मिलेगा ही नहीं महीनों तक, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वेबसाइट ओनर को रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट एडिटर उसको हायर करते हैं, लेकिन अगर उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बहुत है। स्टिल मुझे लगता है कि मैं बैंकिंग में ज़्यादा बेहतर मतलब 100% कैरियर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर नहीं बन सकता? नहीं, मैं पार्ट टाइम ही इसे शुरू से कंटिन्यू कर रहा हूँ सिंस 2019। इसमें इंटरेस्ट कैसे आया आपका? इसमें सर इंटरेस्ट ऐसे आया कि ग्रेजुएशन में जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद गया, तो मैं नोएडा में ही मेरी फैमिली रहती है। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जाकर के फाइनेंसेस की मुझे प्रॉब्लम हुई, और उसी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए धीरे धीरे क्रिएटिविटी के थ्रू मैंने ये काम खोज लिया और मैं इसमें लग गया। तो मेरे खर्चे निकलने लगे सर। गुड गुड गुड। तो आपको बैंकिंग, एकदम से आप बैंकिंग की तरफ भी देख रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आपकी ये जो स्किल्स हैं ये बैंक में यूज़ हो पाएंगे?
सर कंटेंट एडिटर और कंटेंट राइटर की स्किल तो बैंकिंग में ज़्यादा यूज़ मुझे नहीं लगता होंगी, लेकिन मेरे अंदर और भी बहुत सारी स्किल्स है सर। बताइए बैंकिंग में आपको क्यों हायर किया जाए, क्या ऐसी स्किल है कि जो बैंक में यूज़ होगी आपकी? सर मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ, मुझे लगता है मेरे कनेक्शंस लोगों से हो जाते हैं, मैं लोगों को समझा पाता हूँ, अपनी बात रख पाता हूँ, मैनेज कर पाता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ सर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग का काम, साथ ही मेरी ग्रेजुएशन का काम, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में मैनेज करते हुए बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी सक्सेसफुल काफ़ी बार हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे एक हार्ड वर्किंग आदमी बनाती हैं और ये बहुत ज़रूरी है एक बैंकर के लिए। साथ ही साथ सर मुझे ये भी लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा वर्थ है। आपकी नॉलेज बहुत अप टू डेट जितनी होगी, आप उतना एफिशिएंटली और इतना इफेक्टिवली काम कर पाएंगे जी। तो ये भी मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, सीखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने RBI अनलॉक्ड सीरीज़ देखी जो कि कोर बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सर बैंकिंग में मैं एक सक्सेसफुल करियर बना पाऊंगा इन सब क्वालिटीज़ के बल पे। चलिए, गुड, मोस्ट वेलकम इनटू बैंकिंग सेक्टर। आप बताइए, आपने RRBO भी पास किया है, फिर आपने IBPS भी पास किया है। यस सर। अगर ऑप्शन आपको दिया जाए, दोनों ही क्लियर होते, दोनों इंटरव्यू क्लियर होते, तो आप किसके लिए जाएंगे? IBPS भी पास किया है ना, RRBs भी पास किया है सर। डेफिनेटली मेरा रुझान थोड़ी तो IBPS PO की तरफ ही है। क्यों है, क्या रीज़न है दोनों में? सर RRBs मेजरली लोग जो ज्वाइन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनकी स्टेट में जॉब मिल जाती है। अदरवाइज सर IBPS में मुझे लगता है कि बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एज अ इंडिविजुअल मैं अपने आप को इसमें ही इन्वॉल्व चाहता हूँ। मतलब नेशनल लेवल की बैंकिंग करना चाह रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। जैसे RRBs जो है वो लिमिटेड है, वो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में उनका काफ़ी लिमिटेड काम है, मेजरली नहीं ही है लगभग। तो लेकिन IBPS में मुझे पूरी बैंकिंग का वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि एक बेहतर चीज़ है जो मैं चाहता भी हूँ। चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नॉलेज ऐड किया है, कुछ बैंकिंग सेक्टर में आपने जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा, कुछ अपने अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया है आपने? सर बैंकिंग की नॉलेज गेन की है सर, एग्जाम्स की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली की है, काफ़ी एग्जाम्स क्लियर भी हुए, बट समहाउ फाइनल मेरिट लिस्ट में ड्यू टू हाईवी कंपटीशन आई कैन नॉट मेक अप माई प्लेस, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। गुड, वेरी गुड। अब आपने ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंकिंग के लिए। यस सर। तो उसमें ग्रेजुएशन में आपने कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज पढ़ी हैं? यस सर। क्या होती है कॉन्टीजेंट? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो बैंक की लाइबिलिटी है लेकिन वो उसकी करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो उसे पेएबल है, लेकिन जैसे कि डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में तो वो ऑन डिमांड डिपॉजिट्स है, लेकिन बैंक उन्हें बाद में भी पे कर सकता है। मतलब सर मेरा कहने का ये मतलब है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बैंक की लेटर लाइबिलिटीज। चलिए, लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या आइटम आती हैं बैंक की, अगर आप लाइबिलिटीज बात करें? एक तो आपने डिपॉजिट थोड़ा सा हिंट दिया हमारे को, इसके अलावा और क्या क्या आइटम्स हैं जो लाइबिलिटी साइड में अपीयर्स होती हैं? सर सबसे पहले तो डिपॉजिट ही एक बहुत बड़ी ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें कई तरीके के डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट हमने मान लिया, इसके अलावा बताइए। सर बैंक की लाइबिलिटीज इसके अलावा, सॉरी सर आई एम अनएबल टू। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट आपने देखी होगी, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं? क्योंकि बैंक भी एक कंपनी है, सेम बेसिक फाइनेंशियल्स तो सभी के लिए सेम है, बेसिक तो डबल एंट्री सिस्टम में एसिड्स लाइबिलिटी तो सभी जगह एक जैसी आती है। तो क्या लगता है आपको लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या होना चाहिए? सर ट्रेड पेबल्स होते हैं किसी भी कंपनी है और बैंक के भी, जो उन्हें पे करने हैं लोगों को। ठीक है। सर उनके सबसे फर्स्ट आइटम क्या होती है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड की फर्स्ट आइटम क्या होती है? सॉरी सर, कैपिटल। स्टार्टिंग ही वहीं से करते हैं ना, कि अपना yes, पैसा लगाओगे तभी बिजनेस शुरू करोगे yes, ना। yes, आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे, पहले अपना पैसा आपको लगाना है, तभी आप काम yes, करोगे। yes. तो फर्स्ट लाइबिलिटी क्रिएट जो होती है कैपिटल से ही क्रिएट होती है। गुड, वेरी गुड, गुड। कोई किसी बैंक में अकाउंट है आपका? यस सर, बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में BSBD है सर, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। वहाँ मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं? हाँ यस सर। क्या नाम है मोबाइल बैंकिंग का? BOI नाम से ही है सर ऐप उनकी। BOI? BOI। उसके आगे भी कुछ नाम होता है।
हर एक बैंक ने अपनी अपनी ऐप का नाम, क्योंकि अब बैंकिंग BOI मोबाइल, BOI मोबाइल, तो ये सर। आपको थोड़ा सा बैंकिंग में जा रहे हैं तो बैंकिंग के बारे ये सर, में सर ये मुझे सर अभी याद आया, BOI मोबाइल। गुड, वेरी गुड, गुड गुड। कौन सा अकाउंट है वहाँ पे आपका? BSBD, बेसिक सेविंग। बेसिक। उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको, या क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस क्या है उस अकाउंट में? एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट और जो आपने अकाउंट रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या हो, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? सर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम कैपिटल, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है, BSBD में ये नहीं होती। ओके, गुड। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, इसमें वेरिएशंस हो सकता है अदर अकाउंट्स में, और BSBD अकाउंट्स में 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, जिसमें से 2,000 रुपीज़ की नो कंडीशंस पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। गुड। साथ ही सर इंश्योरेंस अवेलेबल होता है 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के लिए। उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे? नहीं सर, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। श्योर हैं आप? यस सर, यस सर। फ्री में क्यों देंगे आपको इंश्योरेंस? सर ये जनधन योजना के अंतर्गत, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव के अंतर्गत आया था। आप अकाउंट देखिएगा, आपका कुछ चार्जेस डेबिट हो रहे हैं कहीं? सर मैंने ध्यान कुछ नहीं दिया कभी। रिस्ट्रिक्शंस वैसे मैंने बताया ना, जैसे आपके पास सपोज करो आपको अच्छा काम मिल गया डिजिटल, उसमें कुछ आपने अच्छा काम किया, आपको 10 लाख का चेक मिल गया, आप डिपॉजिट कर पाएंगे उसमें? नहीं सर, उसमें 2 लाख तक की शायद, सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2 लाख तक की लिमिट होती है। उसके बाद आपको बैंक में जा करके उसे एक नॉर्मल बेसिक सेविंग बैंक, मतलब बेसिक सेविंग अकाउंट करवाना पड़ेगा, तभी आप उस पर पैसे जमा कर सकते हैं, मोर देन 2 लाख। गुड गुड गुड। गोल से तो शुभ नाम है आपका प्रीत? यस सर। नाम बहुत बढ़िया आपका। थैंक यू सर। प्रीत जी बताइए, आप अभी नोएडा में सेटल्ड हैं या अभी भी आपका प्रतापगढ़ से कुछ कनेक्शन है? नहीं सर, प्रतापगढ़ से कनेक्शन है, मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से हैं। तो प्रतापगढ़ बहुत फेमस जगह है उत्तर प्रदेश की, उसमें इस टाइम 2 लोग बहुत मतलब नामी गिरामी लोग प्रतापगढ़ से आते हैं, उन दो बताइए, किसी एक का नाम बताइए, 2 लोगों के नाम बताइए, बहुत पॉपुलर हैं आजकल। सर टीवी पे दिखाई देते हैं, टीवी पे रहते एक सर पॉलिटिशियन है वहाँ के, रघुराज प्रताप सिंह, वो काफ़ी चर्चित रहते हैं, प्रतापगढ़ के ही हैं। उनका निकनेम क्या है? उनका निकनेम राजा भैया, हाँ। राजा भैया बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे? सर करंटली तो मुझे तो उन्हीं के बारे में पता है, मेरा गांव उनके अच्छा, घर कौन के सा ही गाँव है पास। बताइए उनका? उनका गांव कुंडा, एक डिस्ट्रिक्ट वो है, कुंडा के राजा है हाँ ना? हाँ, वहाँ पड़ता है। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम नहीं सुना आपने? इतने सर बड़े कवि हैं। नहीं सर, सॉरी। अच्छा, राज्यसभा के MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट। खैर, अच्छा, आप RRB के लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हो? IBPS के लिए। अच्छा, इसमें RRB भी लिखा हुआ था भाई देवे। खैर एनीवे, तो बता सकते हैं भारत की पहली RRB कौन थी? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, RRB। बस प्रथमा बैंक था यूपी ग्रामीण? हाँ, प्रथमा। अच्छा, तो RBI का, सॉरी, RRB का जो कैपिटल कंपोजिशन होता है वो कहाँ से आता है पैसा? उसको कुछ आइडिया है आपको? कितना पैसा कौन देता है उसको? RRBs का सर डिपॉजिट्स होते हैं उनके। नहीं, डिपॉजिट लग चाहिए उसको शुरू करने, कुछ कोई भी बैंक शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आता है पैसा? कौन कौन उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है? कुछ सर अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सुना था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ इंजेक्ट किया था RRBs को, जब वो लॉस मेकिंग में चल रही थी, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए मर्जर से पहले। अच्छा, नहीं ऐसा तो होता ये है, एक मोड हो सकता है सर। कोई भी RRB होती है ना, तो उसको कोई नेशनलाइज बैंक जनरली उसको स्पॉन्सर करती हाँ है। यस सर, यस सर। तो उनका 35% होता है, हाँ, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट सर, होता है और yes, 15% स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और सर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, जिसके बाद स्पॉन्सर बैंक और सेंट्रल बैंक का 51% तक लगाया गया, और ये किया गया कि 64% ओवरऑल रिजर्व में रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट की, अदरवाइज बाकी वो कैपिटल 36% की कैपिटल RRB जो है वो बाकी अदर सोर्सेज से भी जनरेट कर सकती है। क्या पब्लिक जा सकती है, मतलब मार्केट में जा सकती है पब्लिक? यस सर, जा सकती है। अच्छा, IPO ला सकती है, अपना पब्लिक इशू ला सकती है? सर यस सर, अगर अदर सोर्सेज से अलाउंस है तो बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी बात हुई थी कैपिटल के ऊपर, यस सर। व्हाई कैपिटल इज शोन इन लायबिलिटी साइड? इट इज अवर मनी, इट शुड बी अवर एसेट, व्हाई इट इज शोन एज लायबिलिटी? व्हाट इज द रीजन? सर आई थिंक इट्स अ डेप्रिशिएटिंग थिंग, दैट्स व्हाई इट्स नो। कैपिटल कैसे डेप्रिशिएट होगी? अगर प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगी, लॉस के केस में कम हो जाएगी, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता है। सर और वजह है कोई इसकी? वो बताइए क्या वजह है? सर आई थिंक एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि प्रॉफिट को हमेशा कंसीडर नहीं करना चाहिए और लॉस को अपना हाईली कंसीडर करना चाहिए, इसके बेसिस पे हो सकता है। नहीं, ये वजह नहीं है। वजह ये है
कि जो बिजनेस यूनिट है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, separate legal entity। इसलिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसने पैसा ओनर ने उसमें दिया है ना, तो लायबिलिटी है, वो अल्टीमेटली उससे अर्न करके कमाएगा उससे, डेट इज द रीजन इट इज ऑन इज लायबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बताओ मुझे, अभी जैसे बात हुई थी आरआरबीज की बात हुई है और सब चीज़ें, तो एक नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट है और एक यूनिवर्सल बैंकिंग है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? सर यूनिवर्सल बैंकिंग ग्लोबली बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। नैरो बैंकिंग सर स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए, जैसे डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं, जैसे कि आरआरबीज हैं और बाकी जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं जिन्हें नीश बैंक्स भी बोलते हैं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उन्हें नैरो बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो नैरो बैंकिंग कर रहे हैं या यूनिवर्सल बैंकिंग कर रहे हैं? सर ये तो स्केल पे डिपेंड करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्केल पे डिपेंड करता है। आप वो स्मॉल बैंक फाइनेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि किसी दो तीन बैंकों का नाम बता सकते हैं, कौन कौन सी भारत की बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है सर एक, जो कि शायद से फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, एंड करंटली सर 12 बैंक्स हैं, ये मुझे पता है 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं सर। इतने एक आध कोई और जो सबसे बड़ी हो? सर मुथूट नहीं, वो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है सर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? यस सर। करंटली सर उसे यूनिवर्सल बैंक का भी स्टेटस मिला है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। यस सर। वंडरफुल, ठीक है सक्सेना जी। सो शुक्ला जी, यस सर। अभी कितने आरआरबी हैं हमारे देश में? हाउ मेनी? करंटली सर 28 हैं। ये पहले 43 थे जिन्हें अमलगमेट करके मर्जर करके 28 किया गया है। मर्जर क्यों हो रहा है? व्हाट इज द पर्पज, या क्या गवर्नमेंट की थिंकिंग है इसके? सर गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि आरआरबीज को एक स्टेट में कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें कई आरआरबीज काम कर रहे हैं। जैसे यूपी की बात करें तो इसमें 3 आरआरबीज थे पहले, प्रथमा ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, और फिर एक और था, मैं नाम कोई बात नहीं सर। तो यूपी के अंदर जो ग्रामीण बैंक है, इन्हें आपस में मर्ज करके ये इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनकी प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ाने के लिए काम कर, मतलब बेटर हो सके, इसलिए इनको मर्ज कर रहे हैं सर। तो जो आपका यूपी में आरआरबी है, इसका स्पॉन्सरिंग बैंक कौन है? सर यूपी में जो स्पॉन्सरिंग, सर ये तो पहले तो सर बैंक वाइज डिपेंड था, जैसे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और सिंडिकेट। अब तो एक ही बन गया आरआरबी वहाँ पे यूपी के अंदर। यस सर। उसका स्पॉन्सरिंग बैंक कौन है? सर सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। ओके सर मे बी सर इट्स एसबीआई। ना, इट्स बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे। ओके सर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतापगढ़ का लीड बैंक है, तो लेकिन मुझे लगा ओवरऑल स्टेट में भी चेंज हो। ठीक, आप डिजिटल कंटेंट के अंदर हैं, टेल मी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एसईओ। सर ये गूगल का एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो बेस्ट कंटेंट को रैंक करते हैं। तो हमें भी ये रिक्वायरमेंट होती है एज अ कंटेंट राइटर कि हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट उन्हें दें, जिसमें सर इजी लैंग्वेज में बेटर तरीके से लिखा हुआ कंटेंट दिया जाता है, ताकि सर्च इंजन उसे ऑप्टिमाइज करे और उसे एक बेटर ऑप्शन माने किसी भी यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही है। तो हाउ इट इज ए टूल फॉर द डिजिटल मार्केटिंग? हाउ इट इज ए टूल डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर ये टूल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो अच्छा कंटेंट, अगर प्रिसाइज कंटेंट और यूजफुल कंटेंट अगर अवेलेबल होगा साइट्स पे, तो वो यूज़र को हेल्प करेगा कि उन्हें ऑथेंटिक चीज़ें मिलें। सबसे पहला तो सर ये है। कंपनीज को भी ये रेस्ट्रिक्शन होगी कि वो उनको, सॉरी सर आई एम नॉट। ओके, अनदर थिंग, आपने बोला कि आप एआई एडिटर हैं। यस सर। व्हाट इज जनरेटिव एआई? नो सर, सॉरी सर आई एम नॉट। और ये एआई का, चलिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या रोल है? सर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए पहले मैन पावर की यूज़ होती थी, लेकिन अब वो जिनके लिए जो इतने बड़े काम नहीं थे, उनके लिए सर एआई काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है, और वो उन्हें इन चीज़ों को ऑटोमेटेड कर दे रहा है। साथ ही साथ सर यूज़र को बैंकिंग फैसिलिटीज़ उनके मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस कराने के लिए भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे एआई यूज हो रही है हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में। सर जैसे एक भाषिनी पोर्टल है, भाषिनी, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर रीजनल व्यक्ति को बैंकिंग सर्विसेज केटर करने के लिए एक्सेस दे रहा है सर। तो बैंक जो भी यूजर है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में है या कहीं भी है, वो अपनी भाषा में बैंकिंग सर्विसेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं।
और ये जो चैटबॉट होता है जो आजकल चल रहा है? यस सर, ये भी AI बेस्ड ही चैटबॉट होते हैं सर। ओके, ये माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? सॉरी सर, आई एम नॉट। ऑल राइट, एक चीज़ तो ये, बैंकों के अंदर लोगों का पैसा, चाहे RRB हो या कमर्शियल बैंक हो, पैसा सेफ रहे, लोगों का विश्वास बना रहे वहाँ पर, तो RBI या गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है कि जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा पैसा सेफ है वहाँ पर? सर सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है RBI हर डिपॉजिटर को, जो भी जिसने भी अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट कर रखे हैं पैसे DICGC के थ्रू, जिसमें सर 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड होता है। अगर बैंक डूब जाता है या कोई भी सिचुएशन होती है तो 5 लाख तक का अमाउंट। साथ ही साथ सर RRBs ऐसी रेगुलेटरीज जारी करती है बैंकों के लिए ताकि उनके फॉल करने का या उनके लॉसेस में होने का रिस्क बहुत कम हो जाए। उसके अलावा भी अगर ऐसा होता है तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के थ्रू RBI उन्हें हेल्प करती है कि वो इम्प्रूव करें। सो लिक्विडिटी इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं बैंक्स को, और डिपॉजिटर्स का पैसा भी इंश्योर करती हैं। ये बैंक RBI कहता है कि बैंकों से भी अपना कुछ परसेंटेज जितना भी आपका डिपॉजिट है हमारे पास जमा करिए कैश में। यस सर। ये किस लिए होता है सर? इट इज़ कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सर ये इसीलिए सर ताकि बैंक को अगर कभी लॉसेस में जाने लगे या उन्हें कभी इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो तो वो इन्हें यूज़ कर सकें, एक रिजर्व के रूप में रखती है सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। जी, अच्छा पकड़ है आपका, पर कहीं कहीं आप ज़रूरत नहीं होती वो आंसर भी देते हैं। मत दीजिए वो आंसर, ठीक है? अभी हम आपको फीडबैक दे रहे हैं। इंटरव्यू तो आपका जो हमने लेना था ले लिया। जहाँ आपको कॉन्फिडेंस, जहाँ आपको लग रहा है कि आप सही नहीं हैं, उसको रिप्लाई मत कीजिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, थ्रू आउट आप एक ही लेवल पे चले हैं, एक अच्छा आपके पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि बैंक में आपको सिलेक्शन के फेयर चांसेस हैं, ठीक है? इम्प्रूव यही करना है कि एक तो अपना नॉलेज जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके हैं, जैसे आप जनरल बेसिक क्वालिफिकेशन बेसिस, क्योंकि अभी आप बैंक में तो आए नहीं हैं, आपके पास पूछने के लिए तो उनके पास यही है जो आप पढ़ के आए हैं। जैसे आपका कॉमर्स से आए हैं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आइटम रहती हैं एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो सभी में एक जैसा ही बेसिक फंडामेंटल, चाहे एक प्रोप्राइटरशिप है, एक बैंक है, कोई भी है, एक ही फंडामेंटल पे सभी लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं। आइटम्स वही हैं बैलेंस शीट की जो हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में। यस सर। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी प्रिपरेशन ठीक है, पर वही अगेन वही कि जहाँ कॉन्फिडेंट नहीं है मत आंसर कीजिए। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो जरूरी नहीं आप 100% आंसर दे पाएंगे। इंटरव्यू बोर्ड तो स्काई इज द लिमिट, उनके पास तो अलग है, आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाल देंगे, जैसे आप आंसर देंगे उसी से वो क्वेश्चन पूछने शुरू कर देंगे। यस सर। जहाँ आप नहीं श्योर हैं मत दीजिए। बाकी आप में अच्छी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, फ्लो आपका अच्छा है, जो एक बैंक में रिक्वायरमेंट है वो अच्छा है, ठीक है? आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे। कुछ आपका डाउट है? सर मुझे लगता है कि सर मैं जो मेरा मतलब BCom सब्जेक्ट रहा है उसी में मैं थोड़ा सा लैक करता हूँ। कोई बात नहीं, आपने 22 में की थी। यस सर। 3 साल हो चुके हैं उसको, Yes, अभी रिसेंटली नहीं निकले हैं, Yes, तो ज़्यादा डीपली वो नहीं जाएंगे। क्योंकि सर लास्ट ईयर भी मेरा RRBPO का इंटरव्यू था तो वो पूरा इंटरव्यू ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ही सेंट्रिक हो वो गया था। इसलिए है क्योंकि आपके इसके बाद हमने कुछ किया नहीं ना। अगर आपने कुछ वर्क होता तो हम उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते, या जैसे आपने अब कुछ बताया कि आप ये चीज़ कर रहे हैं तो हम उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है? यस सर। आपके एकेडमिक पे जाएगा, तो एकेडमिक में भी ज़्यादा अंदर नहीं घुसते हैं। अब जैसे हम लोग तो बैंकर्स हैं तो मेरे को पता है कि कॉमर्स में क्या क्या यूज़, जैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आप गलत बता गए। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो भी, मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यस सर। फ्यूचर में वो हमेशा बैलेंस शीट में कहीं नहीं आती, फुट नोट में आती है। यस सर। नीचे लिखे जाते हैं, जैसे बैंक में पता था, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप नहीं है तो मना कर दीजिए। आप क्लैरिटी नहीं है मत रिप्लाई कीजिए, क्योंकि हमेशा वो बैलेंस शीट की फुट नोट, जैसे बैंक गारंटी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, उसकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है कि अगर बैंक गारंटी डिवॉल्व हो गई तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो आज की डेट में लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में डिसाइड होगा कि लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, तो ये कॉन्टीजेंट है। आज की डेट में कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो हमेशा फुट नोट के अंदर आती है।
ठीक है, ऐसे बैंक के अंदर भी यूज होता है, बैंक गारंटी दे रहा है, ये सर मैं LC दे रहा एक्सप्लेन है। नहीं कर पाया उसे, तो कोई मुझे बात वहाँ नहीं, पे थोड़ा सा काम करिए, अभी आपके पास टाइम है, सर काम करिए थोड़ा उसके ऊपर, जो मतलब इसके ऊपर प्लीज आप अपना काम करिए। और कुछ आपको पूछना है? नहीं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, आपका फ्लो अच्छा है, वो सारी क्वालिटीज हैं आप में कि बैंक के आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ के अंदर। थोड़ा सा मैं जरा ऐड करना चाहूँगा। हाँ, ये please. जो है ना, ये इट इज़ नॉट योर नॉलेज टेस्ट इंटरव्यू, इट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी, यू आर कमांडिंग वेरी नाइस पर्सनालिटी। अभी पॉइंट आ गया कि कोई बीकॉम के क्वेश्चन पूछते हैं, बीकॉम से रिलेटेड, कॉमर्स से, साइंस मतलब अकाउंटेंसी वाले, तो वहाँ पे तो आप ऐसे करो ना, एक पर्टिकुलरली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर थोड़ा काम करो आप। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल, ये सब इन सब पे चीज़ों पे वर्क है सर। एक कंटिजेंट लायबिलिटी का भी आपने पहले, जो सर बोल रहे हैं, पहले आपने बताया था, एक लाइन में बताया था आपने कि अभी हुई नहीं हो सकती है, फिर बाद में आपने उसको एक्सप्लेन फर्दर किया तो वहाँ पर आप हाँ, फाइट yes, कर sir, गए। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा उस पर काम करना है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। बैलेंस जब आपको लगता, आपके अंदर ये फियर है, फोबिया, कि वो RRB कि की, जैसे ही बैलेंस शीट पूछेंगे हाँ, आप चले तो जाओ। आप उस बैलेंस शीट पे काम कर लीजिए। शुक्ला गरीब वाली किताब ले लीजिए आप, या कोई किताब ले लीजिए, उसमें उस बैलेंस शीट वाले चैप्टर पढ़ लीजिए, और उससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे वो आपसे, ठीक है ना। उनको बस बैलेंस शीट पूछेंगे, करंट एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या, तो उसी को आप थोड़ा कर ली करके जाइएगा, ठीक है ना। बस इतना ही है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सर थैंक यू।